बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उससे संबंधित आपके सामने जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे मैं करवा रहा हूँ। उसका जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, शक्ति की अवधारणा, सत्ता के स्रोत व उनके प्रकारों के बारे में बताइए। मतलब शक्ति की अवधारणा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, सत्ता और उसके स्रोत क्या होते हैं, उनके जितने प्रकार होते हैं उसके बारे में विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपको क्या करना है, अगर जो चैनल को जैसे सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर ही आपको पीडीएफ है वो फ्री में देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया। और फ्लिपकार्ट मंत्रा से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हो, तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट और शॉप वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहो वो खरीद सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, शक्ति की अवधारणा की बात करें, आपके सामने राजनीतिक विज्ञान है, उसमें शक्ति क्या एक प्रकार की मूलभूत अवधारणा होती है। मतलब राजनीतिक विज्ञान में आपके सामने कोई भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति से पूछे, भाई राजनीतिक विज्ञान को बाद में बात करेंगे, राजनीति की बात कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है, चाहे वह सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, क्यों करना चाहता है भाई, वो शक्ति को प्राप्त करना चाहता है। शक्ति को प्राप्त करके वो सत्ता में आना चाहता है, और जो व्यक्ति सत्ता में होता है वही क्या करता है, शक्ति का उपभोग करता है। समझ में आ गया। तो राजनीतिक विज्ञान की अगर नींव समझ सकते हो, जैसे कोई घर होता है, उसकी नींव किस पे टिकी होती है, नींव पर ही सारा घर टिका होता है ना, है ना। नींव पर क्या टिका रहेगा, नींव पर ही सारा घर टिका रहता है। उसी तरीके से राजनीतिक विज्ञान ही शक्ति पर टिकी हुई है, ये उसकी बैकबोन है। पावर इज द बैकबोन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। समझ में आ गया आपके सामने। सरल शब्दों में शक्ति वह क्षमता है जिसे द्वारा ए व्यक्ति बी व्यक्ति के व्यवहार को अपनी इच्छा अनुसार प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है। कोरोना आया आपके सामने, आया, प्रधानमंत्री मोदी जी जो थे अपने, जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने सभी को कहा कि आपको 6 बजे ताली और थाली बजानी है, बजाई आपने, है ना। आपने नहीं बजाई तो काफी लोगों ने बजाई होगी। 15 अगस्त पे झंडे लगाने के लिए उन्होंने कहा आपने किया। तो उस व्यक्ति के वो विचार है, व्यक्ति के विचार उनके हैं, लेकिन कर कौन रहा है, अपन सब कर रहे हैं। समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि उनके पास शक्ति है। शक्ति वो चीज होती है जो ए व्यक्ति के व्यवहार को क्या कर सकती है, बदल सकती है अपनी इच्छा के अनुसार। इसीलिए सभी लोग क्या करते हैं, शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं, सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं। एमएलए साहब चाहे उनको छुटा लें, जिनको चाहे उनको आपके सामने क्या कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। समझ में। भाई आपके गांव का कोई व्यक्ति है, उसको काफी दिन से न्याय नहीं मिल रहा था, एमएलए साहब ने एक फोन मिलाया, तुरंत काम हो गया आपके सामने। समझ में आ गया। तो यही है, ए व्यक्ति के व्यवहार को बी व्यक्ति, ए व्यक्ति की जो विचारधारा वो बी व्यक्ति के व्यवहार को बदल दे अपनी इच्छा के अनुसार, उसी को क्या कहा जाता है, शक्ति के नाम से जाना जाता है। भले ही बी व्यक्ति की इच्छा कुछ और हो, चाहे हम वो काम करना चाहे नहीं करना चाहे, लेकिन वो शक्ति आपको मजबूर कर देगी उस काम को करने के लिए। शक्ति है वो राजनीति का आधार है, केंद्र बिंदु व लक्ष्य माना जाता है। शक्ति होती है वो क्या होती है आपके सामने, जो राजनीति होती है उसका सबसे आधार, सबसे निचला, सबसे मुख्य, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है। और इसी को लक्ष्य को साधकर आपके सामने क्या किया जाता है, जो सत्ता को प्राप्त किया जाता है, राजनीति को समझा जाता है। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि वो सत्ता में आए और सत्ता में आकर शक्ति का उपभोग करे। रॉबर्ट हडल ने क्या कहा आपके सामने, रॉबर्ट डहल ने क्या कहा कि शक्ति क्षमता है जिसके अनुसार कुछ अभिनेताओं को कुछ करने के लिए प्रेरित किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने। मतलब शक्ति वो चीज है जो आपके सामने किसी भी व्यक्ति से कोई काम करवा सकती है जो वे अन्यथा नहीं करते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहे, शक्ति उसको मजबूर कर देती है, शक्ति उसको विचारधाराओं के माध्यम से प्रभावित कर सकती है। शक्ति है वो आपके सामने किसी व्यक्ति को मजबूर कर सकती है उस काम को करने के लिए। शक्ति में बल प्रयोग का क्षमता निहित हो सकती है। शक्ति में क्या हो सकता है आपके सामने, बल के प्रयोग की जो क्षमता वो निहित होती है, लेकिन ये बल का प्रयोग तक ही सीमित नहीं है। शक्ति का अर्थ यही नहीं किसी व्यक्ति से बलपूर्वक काम कराया जाए। शक्ति का अर्थ यह भी होता है कोई व्यक्ति से प्रेम के माध्यम से, कोई व्यक्ति को विचारधाराओं के माध्यम से सही व गलत आपके सामने कार्य कराए जा सकते हैं। लोगों की भलाई के भी कार्य हो सकते हैं।
भाई उन्हें जो प्रधानमंत्री हैं जो भारत के, उनके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया और आज हमारी विचारधाराओं में आज अपन सड़क पे कचरा नहीं फेंकते हैं, बाहर अपना कचरा नहीं फेंकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी विचारधारा वैसी बन गई है। तो यही शक्ति अच्छे काम भी करवा सकती है और शक्ति अगर गलत दिशा में लग जाए तो गलत कार्य भी करवा सकती है। समझ में आ गया? अब अपन पढ़ेंगे सत्ता के स्रोत और जो सत्ता के स्रोत कौन कौन से आपके सामने और उनकी वैधता कैसी है। जब शक्ति कानून, परंपराओं व सहमति से वैधता मिलती है, मतलब शक्ति को जब क्या होता है लोगों के द्वारा, जब शक्ति कानून के हिसाब से, परंपराओं के हिसाब से, वह जनता की सहमति के हिसाब से काम करे। मतलब भारत भी एक देश है, भारत में क्या होता है जनता जो चाहती है वही सरकार बनती है और सरकार को किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसके मन में आ गई वैसे नहीं कर सकती, कानून के हिसाब से काम करेगी, परंपराओं के हिसाब से काम करेगी, वरना क्या जनता और सरकार को पलट सकती है, न्यायालय उनके फैसलों को खारिज कर सकती है, कार्यपालिका काम करने से मना कर सकती है। तो हमारे भारत में जो शक्ति है उसकी वैधता होती है। अगर कोई भी शक्ति है वो कानून, परंपरा व जनता की सहमति से काम करे तो क्या हो गई, वही सत्ता बन जाती है। उसी को क्या कहा जाता है, सत्ता के नाम से जाना जाता है। अब किम जोन है, शक्ति तो उसके पास भी है, क्या वो कानून को मानता है? नहीं मानता है, ना कोई परंपराओं ना कोई वैधता को मानता है। वो क्या सत्ता में तो बना हुआ है लेकिन वो एक मजबूरी है जनता की, उसको वो रखना नहीं चाहते। कानून और नियम। आधुनिक लोकतांत्रिक समाजों में सत्ता का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? संविधान है। अगर आपके सामने जो वर्तमान समय के जो लोकतांत्रिक समाज है उसमें सत्ता के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं? संविधान है, जो कानून और स्थापित कानूनी प्रक्रियाएं हैं। साथ के साथ क्या है, संविधान के अंतर्गत जितने कानून दिए गए हैं, जितनी जो कानूनी प्रक्रिया बनाए गए उसके अंतर्गत चलना ही क्या आपके सामने हमारा जो देश है, हमारी जो लोकतांत्रिक परंपराएं हैं उसके तहत ही आपके सामने कोई भी शक्ति है उसका उपयोग किया जा सकता है। प्रधानमंत्री चाहे वो सब कुछ नहीं कर सकते, उनको भी उस संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अधिकारी इसलिए आज्ञा देते हैं क्योंकि उन्हें कानून उन्हें ऐसा करने का अधिकार देता है। मतलब कोई अधिकारी हो गया, चाहे कोई विधायक पालिका का कोई व्यक्ति हो गया, वो आपको आज्ञा दे सकता है कोई काम करवाने की। समझ में आ गया? जैसे अगर आपने कोई गलत काम कर दिया तो न्यायालय आपको क्या कर सकती है? सजा सुना सकती है। कैसे सुना सकती है? क्योंकि संविधान ने उनको उस कार्य को करने का, उस आज्ञा को अनुपालना करने का क्या दिया? अधिकार दिया है। लोग कानून के प्रति सम्मान के कारण उनकी आज्ञा मानते हैं और लोग क्या करते हैं, कानून के प्रति जो उनका सम्मान होता है उस सम्मान के प्रति उनकी आज्ञा मानने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपको विस्तार से? परंपराओं की बात करें, प्राचीन या रूढ़िवादी समाज में सत्ता का स्रोत सदियों पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। मतलब प्राचीन जो हमारी रूढ़िवादी समाज थे उसमें जो सत्ता के जो अलग अलग प्रकार के जो स्रोत हुआ करते थे वो बहुत पुरानी, हमारी जो सदियों पुरानी जो परंपराएं हैं वहां से वो सारी की सारी विचारधाराएं चली आ रही है। जिससे क्या होता है, रीति रिवाज व धार्मिक मान्यताएं होती हैं, जहां पर क्या देखने को मिलता है, अलग अलग प्रकार के जो रीति रिवाज हो गई और जो धार्मिक मान्यताएं हो गई उनको भी साथ के साथ वहां पर रखा जाता है, उसी के हिसाब से कार्य किया जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो हमारे जो पुरानी प्राचीन जो परंपराएं हैं उसी के हिसाब से धार्मिक परंपराओं के आधार पर ही क्या मान्यताएं चलती हैं। अगले वाला पॉइंट है सहमति व जनमत। लोकतंत्र में सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होती है? जनता होती है। अगर जनता की सहमति होगी तभी क्या होगा, आपके सामने कोई काम है वो अच्छे से किया जाएगा। नेता चुनाव के माध्यम से वैधता प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? अगर जनता चाहे तो जनता क्या करती है, सत्ता को पलट सकती है। जनता चाहे तो कोई कानून को खारिज करा सकती है न्यायालय में जाकर या फिर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराकर। जनता चाहे तो क्या कर सकती है, आपके सामने कोई भी जो उन्हें नई चीज लानी है उसको नए बदलाव को ला सकती है। जनता के हाथों में सारी शक्तियां होती हैं और यही बदलाव अपने नेपाल और बांग्लादेश में अपन ने देखा था। नेता चुनाव के माध्यम से क्या करते हैं, आपके सामने वैधता प्राप्त करते हैं। जो सत्ता में जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, जनता उन पर मोहर लगाकर भेजती है, भैया आपने अपने गांव का सरपंच चुनाव के माध्यम से चुना, एमएलए एमपी को अपने चुनाव के माध्यम से चुना। तो यही है, नेता कैसे चुनते हैं, आपके सामने चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। जब तक जनता की सहमति और विश्वास बना रहता है सत्ता प्रभावी रहती है। मतलब जब तक जनता की सहमति बनी रहेगी, विश्वास बना रहेगा, सहमति है जो सत्ता वो हमेशा चलती रहेगी और उसकी प्रभावी ढंग से वो काम करती रहेगी। समझ में आ गया विस्तार से आपको चीजें?
अगले वाला पॉइंट आपके सामने ज्ञान विशेषज्ञता। किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान या विशेषज्ञता भी सत्ता का स्रोत हो सकती है। मतलब कोई अलग अलग प्रकार के जो विशेष क्षेत्र है उसमें ज्ञान और जो विशेषज्ञता है वो भी आपके सामने क्या हो सकती है, कोई सत्ता हो सकती है। जैसे कोई वैज्ञानिक हो गया है ना, अगर जैसे वायु प्रदूषण बहुत फैल रहा है दिल्ली में, तो कोई वैज्ञानिक है वो आपको क्या करेंगे, एक वैज्ञानिकों की टीम बना दी जाती है ना, और वो उस वायु प्रदूषण पर अध्ययन करके क्या करेगी, आपके सामने सरकार को बनाएगी कि आपको इस प्रकार की नीतियां लागू करनी चाहिए। सरकार उन नीतियों को लागू करती है। आपने सुना होगा ना, अलग अलग प्रकार की समिति बनाई गई, उस समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया, फिर इस फैसले को लागू किया गया। समझ में आ गया ना आपके सामने। तो यही है जो अलग अलग प्रकार के जो ज्ञान की जो विशेषज्ञता होती है, लोगों से सलाह लेकर भी उनका उपयोग किया जाता है। सत्ता के प्रकार, सत्ता के प्रकार की बात करें, मैक्स वेबर ने सत्ता के 3 आदर्श प्रकार बताए हैं। मतलब सत्ता के कितने प्रकार होते हैं, मैक्स वेबर ने 3 प्रकार बताए सत्ता के, जो समाज में वैधता के सत्ता स्रोतों को दर्शाते हैं। कौन से होते हैं आपके सामने 3 प्रकार? पहला प्रकार आपके सामने तार्किक, पहला प्रकार आपके सामने तार्किक व कानूनी सत्ता। कानून, नियम, तर्कसंगतता और स्थापित प्रक्रियाएं। मतलब कोई भी चीज है, कोई भी विषय वस्तु, वो कैसे चले, कोई भी सरकार कानून के आधार पे चले, नियमों के आधार पे चले और तर्क के आधार पे चले। मतलब कोई भी संस्था है ना, वो कानून व नियम प्रणालियों के आधार पे चले, उसी को किसकी सत्ता कहा जाता है, आपके सामने कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। कोई भी सत्ता कानून, नियम व तर्क संगतता के हिसाब से चलती है, उसी को कानून की सत्ता के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने विशेषज्ञता। यह आधुनिक नौकरशाही और लोकतांत्रिक राज्यों में पाई जाती है। मतलब क्या होता है आपके सामने, जो आज के समय की जो नौकरशाही होती है और जो लोकतांत्रिक राज्यों में मुख्यतः आपके सामने पाई जाती है। कैसे? भारत देश है, कानून के हिसाब से सभी लोग चलते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। सभी लोग क्या है, आपके सामने कोई कानून निर्माण हुआ है ना, फिर उस कानून निर्माण को क्या करेंगे, जो नौकरशाही के लोग होते हैं, सरकारी कर्मचारी, उसको लागू करने का कार्य करते हैं। समझ में आ गया आपके सामने। मन मर्जी नहीं चल सकती, कानून के हिसाब से सारे काम चलते हैं। लोग पद की आज्ञा मानते हैं, व्यक्ति की नहीं। लोग किसकी बात मानते हैं? भाई आप एक बात बताओ, आपके जो कलेक्टर हैं, समझ में आ गया आपके सामने, ऐसा ही आपने सुना होगा, भाई आपने सुना होगा ना कि कोई ऐसा ही है। अब ऐसा ही ने आकर आपको क्या कहा कि भाई आपने काम की, जो एक व्यक्ति जज है, काफी उदाहरण बदल लिए मैंने, इस बार वाला सही लूंगा थोड़ा। एक जज है, आपने कोई क्राइम कर दिया है ना, क्राइम कर दिया और जज ने आपको सजा सुना दी 5 साल की, तो आपको माननी पड़ेगी क्योंकि वो न्यायालय में बैठा था, है ना। अब वही जज आपके सामने घर से बाहर आकर आपके सामने आपको वकालत सिखाने लग जाए, आप मानोगे? नहीं मानोगे। आप कहोगे आपकी पूजा नहीं है। पद प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, पद प्रधान है लोकतंत्र में, व्यक्ति प्रधान नहीं होता है। हम क्या करते हैं, हमारी क्या कमियां हैं, हम व्यक्ति को भगवान बना लेते हैं। कोई व्यक्ति एमएलए बन जाए, अरे उस एमएलए की पूछ है, उस व्यक्ति की थोड़ी पूछ है। आप उसी के मतलब जनता सेल्फी खिंचाती रहती है, उनकी आओ भगत करती, क्यों करनी भाई? वो आपकी सेवा के लिए लगे हैं और जनता उनकी सेवा में लग जाती है। समझ में आ गया आपके सामने। तो ये विचारधाराओं को बदलना बहुत जरूरी है। और विचारधाराओं को कैसे बदलोगे? आप बदलोगे क्योंकि आप युवा हो। आपके अंदर उन नई राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक परंपराओं को और विकेंद्रीकरण करने की शक्ति है। आप अपनी विचारधाराओं को बदलोगे तभी ये सत्ता बदलेगी, समाज बदलेगा और राजनीति बदलेगी। जैसे कि ये जो तार्किक व कानूनी सत्ता में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, न्यायाधीश व अधिकार, जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो सत्ता में रहते हैं, वही क्या होते हैं आपके सामने देखने को मिलते हैं तार्किक कानूनी सत्ता के अंतर्गत। अगले वाला पॉइंट आपके सामने परंपरागत सत्ता। परंपरागत सत्ता क्या होती है? दीर्घकालीन से चली, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही परंपराएं, रीति रिवाज व इतिहास की पवित्रता। मतलब बहुत पुराने समय से जिस प्रकार की जो आपके सामने जो परंपराएं चली आ रही हैं, दीर्घकालीन समय से जो रीति रिवाज व इतिहास चले आ रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे राजतंत्र हो गया, सामंतवादी जमींदारी प्रथा हो गए, पितर सत्तात्मक समाज हो गए, है ना। तो जो ये क्या बहुत आज से थोड़ी, राजतंत्र कितने पुराना, बहुत पुराना, आपके समय कम से कम 1000 साल पुराना होगा, 1000 साल से भी पुराने राजतांत्रिक परंपराएं चली आ रही है, राजा चले आ रहे हैं।
तो वही सब जो आपके सामने राजतांत्रिक परंपरा हो गई, जमींदारी व्यवस्था हो गई, और जो पितृसत्तात्मक, जहां पर जो पुरुषों को ज्यादा, महिलाओं से ज्यादा क्या महत्व दिया जाता है। लोग शासक की आज्ञा मानते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता आया है। मतलब क्या होता है, जो परंपरागत सत्ता होती है इसमें किसकी बात मानी जाती है, जो व्यक्ति है ना उसकी बात मानी जाती है। लोकतंत्र में पद की बात मानी जाती है, राजतंत्र में व्यक्ति की बात मानी जाती है। राजा जो कह देगा वो करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहोगे कि राजा चाहे आपके सामने पद पर, उस गद्दी पर बैठा तब भी राजा है, राजा आपके सामने आपके बीच में आ गया तब भी राजा है, राजा आपके सामने चाहे आपके घर पे बैठ के खाना खा रहा है तो भी राजा ही है वो। अगर उसने कोई काम कह दिया करना पड़ेगा आपके सामने। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र की तरह कि 5 बजे आपके सामने जज साहब की ड्यूटी खत्म हो गई, उसके बाद में वो जज नहीं है। समझ में आ गया। अब वो कोई बात कहेंगे, आप चाहो तो मानो चाहे वरना मत मानो, लेकिन अगर वही जज राजतंत्र में माननी पड़ेगी उसकी बात आपको, उस राजा की बात। क्यों? क्योंकि वो परंपरागत परंपराएं हैं। राजतंत्र में ऐसा ही होता आया है, जहां पर क्या लोगों की बात माननी पड़ती है, पद से ज्यादा लोगों का महत्व होता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। उदाहरण के लिए राजा या वंशानुगत जो मुखिया होती है, मुखिया की जो सत्ता होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है? परंपरागत सत्ता के नाम से जाना जाता है। परंपरागत सत्ताओं के नाम से उसको हम जानते हैं। अगले वाली सत्ता क्रिस्मय सत्ता। नेता का व्यक्तिगत आकर्षण, असाधारण गुण और बहादुरी व अलौकिक शक्तियों पर लोगों का विश्वास। भाई लोग किस चीज पर विश्वास करते हैं? एक व्यक्ति पर विश्वास करते हैं। जब महात्मा गांधी आपके सामने आंदोलन करते थे तो उस व्यक्ति पर लोग विश्वास करते थे, चाहे उनकी बात से वो सहमत हो या नहीं सहमत हो। बहुत से ऐसे भारतीय राजनीति के अंदर ऐसे नेता आए, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भीमराव अम्बेडकर, सब महात्मा गांधी की विचारधाराओं से क्या हो सकते थे? उनकी विचारधाराओं से उनके टकराव हो सकते थे, उनकी बात नहीं मानते थे, उनकी बात को थोड़ा विरोधाभास हो सकता था। लेकिन जब महात्मा गांधी अगर कोई बात कह देते थे, आंदोलन की बात करते थे, सभी व्यक्ति उनके पीछे खड़े हो जाते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि उस व्यक्ति में वो आकर्षण था, वो असाधारण गुण थे, वो बहादुरी थी। उन सब लोगों को विश्वास था कि इस व्यक्ति में वो जनता को एकत्रित करने की, अपनी बातों को रखने की, चाहे जनता के सामने चाहे अंग्रेजों के सामने, दोनों के सामने अपनी बात रखने की सबसे अद्भुत क्षमता है और हम सबसे ज्यादा बेहतर क्षमता है। इसीलिए सभी लोग उनकी बात मानते थे, सब व्यक्ति। विशेषताओं की बात करें, ये अस्थिर होता है और ये व्यक्ति को मृत्यु या आकर्षण समाप्त होने की खतरे में पड़ जाती है। मतलब ये सब चीजें आपके सामने अस्थिर होती है। क्यों? जो व्यक्ति चला गया, अगर वो व्यक्ति नहीं रहा तो क्या हो गया? अब अगर वो व्यक्ति चला गया या फिर उसका आकर्षण कम हो गया, उससे कोई गलती हो गई, तो क्या हो जाता है? आपके सामने वो सत्ता भी जा सकती है। और यही क्रांतिकारी परिवर्तनों के समय उत्पन्न होती है। 1857 की क्रांति हो गई या दुनिया में कोई भी क्रांति हो गई, कार्ल मार्क्स की क्रांति और कोई व्यक्ति की क्रांति, अगर व्यक्ति विशेष क्रांति इसीलिए फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उस वो व्यक्ति है, वो चला जाता है, उसका आकर्षण है, फिर वो कम हो जाता है उसकी मृत्यु के बाद। समझ में आ गया आपके सामने? जिसमें आपके सामने जो अलग अलग प्रकार के व्यक्तित्व की बात करें, महात्मा गांधी, हिटलर और जो इस प्रकार के जो धार्मिक नेता होते हैं, इनमें वो करिश्माई अपील होती है जो जनता को एक जगह इकट्ठा करने का काम करती है। उनकी एक बात, उनका एक भाषण सभी लोगों को एकजुट कर देता है, एक साथ आकर इकट्ठा कर देता है। यही होती है करिश्माई नेताओं की सत्ता। निष्कर्ष के रूप में शक्ति वह क्षमता है जो नियंत्रण स्थापित करती है और सत्ता की वैधीकरण है उसको लागू करती है। समझ में आ गया आपके सामने? तो ये था आपके सामने शक्ति की अवधारणा, उसके सत्ता के स्रोत और प्रकार विस्तार से पढ़ाया। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।